Assalamualaikum students, this is me Anam Shahid and welcome back to another video. Hope so you are all doing well. आज की इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 which is cells and tissues. So start करते हैं this recallings. All organisms are composed of cells which are some are composed of single cells and some like us are composed of many cells. मतलब कि कुछ तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से मिलकर बने हैं, कुछ जो है वो सिंगल सेल है और कुछ हमारी तरह जो है वो बहुत सारे सेल्स पर मुश्तमिल है. The wing of butterfly is a thin sheet of cells and so is the shiny layer of our eyes. The meat we eat is composed of cells and its contents soon become part of our cells. Our eyelashes, fingernails, orange juice, the wood of our pencil are all produced by cells. मतलब कि कोई भी ऐसी चीज जो कि ऑर्गेनिज्म है, लिविंग है, फॉर एग्जांपल वो बटरफ्लाई का विंग भी हो सकता है, वो हमारी आई की शाइनी लेयर भी हो सकती है, वो मीट भी हो सकता है, ऑरेंज जूस, ईच एंड एवरीथिंग, सब चीजें जो मिलके बनी है वो है सेल से. इन दिस चैप्टर वी विल टेक अ क्लोज लुक एट सेल एंड लर्न अबाउट देयर इंटरनल स्ट्रक्चर्स. इस चैप्टर में जो है वो हम डिस्कस करेंगे सेल के बारे में, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, और हम ये भी देखेंगे कि किस तरह स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ सेल जुड़ के एक कॉमन ग्रुप बना के एक कॉमन टास्क परफॉर्म करते हैं और उसको हम कहते हैं जी टिश्यू. उससे पहले आता है हमारे पास माइक्रोस्कोपी एंड द इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी. द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप इज नोन एज माइक्रोस्कोपी. मतलब कि माइक्रोस्कोप का यूज करना हम कहलाता है माइक्रोस्कोपी. The first compound microscope was developed by Zacharias Janssen in Holland in 1595. जो फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप था वो बनाया था ज़ेकेरिस जैनसन ने 1995 में. It was simply a tube with lens at each end and its magnification range from 3x to 9x. मतलब कि वो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था जो सबसे पहले बनाया गया था वो एक सिंपली एक ट्यूब थी जो कि लेंसेज जिसके साथ लेंस थे एंड उसकी मैग्निफिकेशन जो रेंज थी वो 3x से 9x थी जस्ट. उसके बाद टू इम्पोर्टेंट टर्म्स आर यूज्ड इन माइक्रोस्कोपीज मैग्निफिकेशन एंड रिजॉल्विंग पावर. माइक्रोस्कोपी में जो दो इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज की जाती हैं दैट इज मैग्निफिकेशन एंड रिजॉल्विंग पावर. अब मैग्निफिकेशन क्या है, रिजॉल्विंग पावर क्या है, उसे देखते हैं. Magnification is the increase in the apparent size of the object and is important factor of microscopy. मैग्निफिकेशन ये है कि जो साइज है ऑब्जेक्ट का उसको बढ़ा के दिखाना, उसके साइज में इंक्रीज कर देना, इसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशन. एंड देन आता है रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन. ये है मेजर ऑफ क्लैरिटी ऑफ द इमेज कि वो जो मतलब किस हद तक जो वो इमेज है वो क्लियर है, इसको हम कहते हैं रिजॉल्विंग पावर. ये टू डिफरेंस है, टू टर्म्स हैं मैग्निफिकेशन एंड रिजॉल्विंग जो कि पेपर्स में मोस्टली आती हैं. उसके बाद इट इज द मिनिमम डिस्टेंस एट विच टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन एज सेपरेट ऑब्जेक्ट. मतलब कि वो मिनिमम ऑब्जेक्ट है, कम से कम डिस्टेंस है जिसपे जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेपरेटली नजर आ सकें. ह्यूमन नेकेड आई कैन डिफरेंशिएट बिटवीन 2 पॉइंट्स व्हिच आर एटलीस्ट 0.1 मिलीमीटर अपार्ट. तो ह्यूमन आई जो है वो अगर दो चीजें 0.1 मिलीमीटर दूर एक दूसरे से पड़ी होंगी ना तो उनको हम सेपरेट देख सकते हैं. ये है हमारी आई की रेजोल्यूशन पावर. इफ वी place the two objects 0.0 mm apart, the human eye could not be able to differentiate them as two separate objects. मगर आपकी कोई इतनी दो चीजें हैं और वो सिर्फ 0.05 मिलीमीटर के फासले पे एक दूसरे से पड़ी हुई हैं, तो जो ह्यूमन आई है ना वो ये इस चीज में नहीं, वो इस चीज को नहीं जान सकेगी कि ये दो सेपरेट चीजें हैं, वो उनको एक ही चीज अज्यूम करेगी. मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन कैन बी इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ लेंसेज. और जो ये मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन है ये हम डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट रेजोल्यूशन पावर के, मैग्निफिकेशन टाइप्स के लेंसेज यूज करके इसको हम बढ़ा सकते हैं. उसके बाद आता है जी लाइट माइक्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. नाउ टू टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप. अब हमारे पास टू टाइप्स के माइक्रोस्कोप है जिनमें आता है जी लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो कि हम यूज करते हैं माइक्रोस्कोपी में. सबसे पहले आता है जी लाइट माइक्रोस्कोप. A light microscope works by passing the visible light through a specimen. लाइट माइक्रोस्कोप किस तरह से काम करता है कि हम जो विजिबल लाइट है उसको स्पेसिमेन से पास करते हैं
इट यूजेस टू ग्लास लेंसेज, ये दो ग्लास लेंस को यूज करता है. वन लेंस प्रोड्यूस एन इन लार्ज इमेज ऑफ द स्पेसिमेन एंड सेकंड लेंस मैग्नीफाई द इमेज एंड प्रोजेक्ट इनटू द व्यूअर आई और इनटू द फोटोग्राफिक फिल्म. मतलब कि एक लेंस जो है वो स्पेसिमेंस को बड़ा कर देता है, उसके साइज को मैग्नीफाई करता है, और जो दूसरा लेंस है वो मैग्नीफाई की हुई इमेज को जो है वो जो व्यूअर की आई है उस पे या फोटोग्राफिक फिल्म पे प्रोजेक्ट करता है, मतलब उस पे दिखाता है. A photograph taken through a microscope is called micrograph. और जो वो फोटोग्राफ जो कि हम माइक्रोस्कोप से लेते हैं उसको हम कहते हैं माइक्रोग्राफ. ये कुछ लाइट माइक्रोस्कोप्स की पिक्चर्स बनी हुई है. और उसके बाद है हमारे पास आता है जी आगे. A light microscope can magnify object about 1500 times without causing the blurriness. Its magnification is 1500x. मतलब कि जो लाइट माइक्रोस्कोप है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को 1500 टाइम बड़ा करके दिखा सकता है बगैर उसमें ब्लरनेस लाए, बगैर उसकी जो इमेज है उसको खराब किए. उसकी जो रिजॉल्विंग पावर है वो 0.2 माइक्रोमीटर है एंड 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 1/1000 मिलीमीटर. मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो लाइट माइक्रोस्कोप है वो 0.1 मिलीमीटर से जो छोटे ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको वो सेपरेटली जो है वो नहीं देख सकता. इट इज अबाउट द साइज ऑफ द स्मॉल बैक्टीरियम. ये तकरीबन जो है वो एक छोटे बैक्टीरिया के साइज के बराबर है. The image of bacteria can be magnified many times, but the light microscope cannot show the details of its internal structure. तो जो बैक्टीरिया है उसको काफी टाइम मैग्नीफाई किया गया, लेकिन जो लाइट माइक्रोस्कोप था ना उसने उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को नहीं दिखाया. इट मीन्स कि जो लाइट माइक्रोस्कोप है वो सिर्फ और सिर्फ 0.2 माइक्रोमीटर अपार्ट अगर कोई चीजें पड़ी होंगी तो वो उन्हीं ही में डिफ्रेंशिएट कर सकता है, बाकियों में नहीं कर सकता. आगे हमारे पास आता है जी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लाइट से थोड़ा सा एडवांस टाइप माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इट इज द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप. In electron microscope, object and lens are placed in a vacuum chamber and a beam of electrons is passed through the object. इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट और लेंस दोनों को हम एक वैक्यूम चैम्बर में रख देते हैं और फिर इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम है जो उस ऑब्जेक्ट के पे पास की जाती है. Electrons pass through or are reflected from the image and object and make the image. जो electrons हैं वो reflect होते हैं उस image उस object से और एक image बनाते हैं. Electromagnetic lens enlarge and focus the image onto the screen और photographic film. जो electromagnetic lens है वो क्या करते हैं, वो focus करते हैं, enlarge बड़ा कर देते हैं और focus करते हैं image को onto screen और the photographic film. अब जो है आगे हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज मच हाई रिजॉल्विंग पावर देन द लाइट माइक्रोस्कोप. जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसकी रिजॉल्विंग पावर जो है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप. द मोस्ट मॉडर्न इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन डिस्टिंग्विश द ऑब्जेक्ट एज स्मॉल एज 0.2 नैनोमीटर. मतलब कि वो माइक्रोमीटर तक पार्ट कर सकता था, लेकिन जो ये है अगर कोई ऑब्जेक्ट 0.2 नैनोमीटर की दूरी पे एक दूसरे के पास पड़ा है तो ये उसको भी सेपरेटली डिस्टिंग्विश कर सकता है. इट इज 1000-fold इम्प्रूवमेंट ओवर द लाइट माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट अबाउट द 2,50,000 टाइम्स. मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी किसी भी ऑब्जेक्ट को 2,50,000 टाइम्स तक मैग्नीफाई कर सकता है. अंडर द स्पेशल कंडीशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन डिटेक्ट द इंडिविजुअल एटम्स. स्पेशल कंडीशंस में जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इंडिविजुअली एटम्स को भी डिटेक्ट कर सकता है, सेल्स, उसकी ऑर्गेनेलिज, इवन के उसके मॉलिक्यूल्स लाइक डीएनए और प्रोटीन जो कि मच लार्जर देन द सिंगल एटम. मतलब कि ये इतने छोटे कंपाउंड है, ये भी एटम से छोटे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये एटम को भी जो है वो मैग्नीफाई कर सकता है, उसको भी डिटेक्ट कर सकता है. उसके बाद आता है biologists use the two type of electron microscope. अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की भी आगे टू टाइप्स है. नंबर वन इज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इन TEM stands for transmission electron microscope. Electrons are transmitted through the specimens. इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसमिट किए जाते हैं स्पेसिमेंस के से. TEM is used to study the internal cell structure. जो TEM है ये क्या चीज स्टडी करने के लिए यूज होता है
ये सेल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है। ईएम हैज रेजोल्यूशनाइज्ड द स्टडी ऑफ सेल्स एंड ऑर्गेनेल्स, but it cannot be used to study the life processes. Uses the specimens must be held in vacuum chamber. All the air must be removed to study the life processes. Movement of amoeba. Light microscope is better. मतलब कि ये कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो सेल्स की स्टडी भी कर सकता है और ऑर्गेनेल्स की भी स्टडी कर सकता है, लेकिन अगर हम लाइफ प्रोसेसेस को देखना चाहते हैं ना तो उसके लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज नहीं करते, क्योंकि इसके लिए जिस ऑब्जेक्ट को हमने स्टडी करना होता है उसको हमें वैक्यूम चैम्बर में रखना होता है और वैक्यूम चैम्बर से सारी की सारी हवा को रिमूव करते हैं। और फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी चैम्बर से हम हवा निकाल देंगे तो वहाँ पे लाइफ तो एग्जिस्ट नहीं कर सकती, इसीलिए जो हमने अमीबा की मूवमेंट देखनी हो तो उसके लिए जो है हम लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो बेटर ऑप्शन है। अगर इसके बाद आ जाए हिस्ट्री ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किस तरह से बनी, उसकी हिस्ट्री क्या थी, उन सबको हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। इन द हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी, एंशिएंट ग्रीक वर द फर्स्ट हु ऑर्गेनाइज्ड द डाटा ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। मतलब कि एंशिएंट के जो ग्रीक्स थे ना उन्होंने जो ऑर्गेनाइज किया डाटा नेचुरल वर्ल्ड का, वो सबसे पहले उन्होंने किया। सबसे पहले नाम आता है जी हमारे पास अरिस्टोटल का। अरिस्टोटल प्रेजेंटेड द आइडिया दैट ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर समहाउ रिलेटेड। उसने बोला कि एनिमल्स और प्लांट जो हैं वो किसी ना किसी तरीके से ना एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। लेटर दिस आइडिया गेव राइज टू द क्वेश्चन लाइक इज देयर अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर शेयर्ड बाय ऑल द ऑर्गेनिजम्स। एनिमल्स और प्लांट जो हैं वो किसी ना किसी तरीके से ना एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। लेटर दिस आइडिया गेव राइज टू द क्वेश्चन लाइक इज देयर अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर शेयर्ड बाय ऑल द ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि उसका जो ये आइडिया था ना इसने एक क्वेश्चन अराइज किया और वो ये था कि कोई एक ऐसा बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चर है जो कि ऑल और सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स में कॉमन है। But before microscopes were first used in 17th century, no one knew with the certainty that living organisms do share a fundamental unit cell. मतलब कि जब तक माइक्रोस्कोप नहीं ना आया था तो 17th सेंचुरी से पहले हम सब लोग को जो था ना लोगों को ये नहीं पता था कि तमाम ऑर्गेनिजम्स के पास एक फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है। Cell were the first described by British scientist Robert Hooke in 1665. जो सेल को सबसे पहले किसी ने डिस्क्राइब किया था ना वो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था एंड हिज नेम वाज रॉबर्ट हुक। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के मोस्टली पेपर्स में होता है। सेल को सबसे पहले जो है वो डिस्क्राइब करने वाला बंदा था रॉबर्ट हुक। ही यूज्ड हिज सेल्फ मेड लाइट माइक्रोस्कोप टू एग्जामिन द थिन स्लाइस ऑफ कोर्क। इसने क्या किया, इसने जो है वो अपनी एक बनाई हुई माइक्रोस्कोप से एक छोटा सा टुकड़ा कोर्क का स्टडी करना शुरू किया। कोर्क मतलब कि किसी भी जैसे हम कहते हैं ना झाड़ टाइप उसका क्या कहते हैं प्लांट का एक छोटा सा पार्ट, लकड़ी का पार्ट। Hook observed the honeycomb for of teeny empty compartments। हुक ने जो है वो हनीकॉम जो है उसके छोटे छोटे अपार्टमेंट्स को कंपार्टमेंट जो हिस्से थे उनको स्टडी किया। उसके बाद ही कॉल्ड द कंपार्टमेंट इन कोर्क एज सेलुलोई। मतलब उसने उस कंपार्टमेंट को नाम दिया सेलुलोई का। दिस टर्म हैज कम टू यू अस एज अ सेल। उसकी यही टर्म जो है वो हम तक पहुंची जिसको हम सेल के नाम से जानते हैं। द फर्स्ट लिविंग सेल वर observed a few years later by a Dutch naturalist Antony van Leeuwenhoek and sorry फर्स्ट जो लिविंग सेल था वो सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया एक डच नेचुरलिस्ट था एंटोनी वान लेवनहुक ने जो है वो सबसे पहले उसको ऑब्जर्व किया। ही ऑब्जर्व टिनी ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम पॉन्ड वाटर अंडर हिज माइक्रोस्कोप एंड कॉल्ड देम द एनिमल्क्यूल्स। उसने सबसे पहले छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो पॉन्ड वाटर से लिए उनको माइक्रोस्कोप के जरिए स्टडी किया और उसका नाम दिया उसने एनिमल्क्यूल्स। उसके बाद हमारे पास आता है फॉर अनदर सेंचुरी एंड हाफ a general importance of cell was not appreciated by biologists। मतलब कि जो उस सेंचुरी में ना तो जो हमें सेल की अहमियत के बारे में ना बायोलॉजिस्ट को इतना ज़्यादा इल्म अभी तक नहीं हुआ था। In 1809, Jean Baptiste de Lamarck proposed that nobody can have a life if its parts are not cellular tissue or not formed by cellular tissues। मतलब कि उसने ये बात कही कि कोई भी जो लाइफ किसी भी बॉडी में ना जिंदगी लाइफ ही नहीं हो सकती अगर उसके जो पार्ट्स हैं या उसके टिश्यूज हैं वो सेल से ना बने हुए हों। ठीक है।
उसके बाद आता है जी इन 1831 अ ब्रिटिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल. दिस इज आल्सो अ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, सो प्लीज नोट इट. उसके बाद ब्रिटिश बॉटनिस्ट जो था वो रॉबर्ट ब्राउन, उसने जो सेल में सबसे पहले डिस्कवर किया वो न्यूक्लियस डिस्कवर किया इन 1838. अ जर्मन बॉटनिस्ट मैथिस श्लीडन studied the plant tissue and made the first statement of the cell theory. इसने जो है प्लांट टिश्यू को स्टडी किया और पहली स्टेटमेंट दी सेल थ्योरी की. He stated that all the plants are aggregates of individual cells which are fully independent. मतलब उसने कहा कि जो तमाम प्लांट्स है ना वो एक गुच्छा है एक इंडिविजुअल सेल्स के, मतलब सेपरेट सेल्स है तो इनका एक गुच्छा है जो कि इंडिपेंडेंट है, जिसका एक दूसरे पे कोई इनकार नहीं है. 1 year later, in 1839, a German zoologist Theodor Schwann reported that all animal tissue are also composed of the individual cells. उसने प्लांट्स के बारे में ये स्टेटमेंट दी. अब श्वान ने जो था वो एनिमल्स के बारे में स्टेटमेंट दी. Thus, Schleiden and Schwann proposed the cell theory in its initial form. तो सबसे पहले जो सेल थ्योरी जो प्रपोज की वो प्रपोज की थी श्लीडर एंड श्वान ने. इन 1855 रुडोल्फ विर्चू, a German physician, proposed an important extension of the cell theory. He proposed that all living cells arise from the pre-existing cells. मतलब कि उसने बोला कि जितने भी लिविंग सेल्स है ना वो बने हैं जो पहले से एग्जिस्टिंग सेल्स है ना उनसे. उसके बाद आया जी लुइस पास्चर इन 1862 प्रोवाइड द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ दिस आइडिया. उसने जो था ना इस प्रूफ का इस आइडिया का एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया. सेल थ्योरी इज रेगुलेटेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल नॉलेज इन बायोलॉजी. जो सेल थ्योरी थी वो एक most important knowledge था biology में. It has wide-ranging effects in all the fields of research after the initial presentation of the cell theory by Schleiden and Schwann. मतलब कि Schleiden and Schwann ने जो theories पेश की, many details of cells were studied and cell theory was extended. बहुत सी studies cells के बारे में की गई और cell theory जो है वो मज़ीद extend होती गई. Cell theory is its modern form included the. अब cell theory को अगर आप modern form में देखें तो इनमें ये 3-4 principles हैं. The first one is All organisms are composed of one or more cells. जो तमाम organisms हैं या तो वो एक या एक से ज़्यादा cells से बने हुए हैं. Cells are the smallest living thing and the basic unit of organization of the all organisms. मतलब कि cells जो है वो सबसे छोटे living things हैं और ये तमाम organisms की organization का basic unit है. Cells arise only by the division in previously existing cells. Cells जो है वो हमेशा previously जो existing पहले से पाए जाने वाले cells की डिवीजन से बनते हैं. अच्छा जी अब है सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स. अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द सेल थ्योरी, फर्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास था कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स. के तमाम ऑर्गेनिज्म जो है वो एक या एक से ज़्यादा सेल्स पे बने हुए हैं. तो उसकी बेस पे उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स. वायरस, प्रियॉन्स एंड विरियोइड्स आर नॉट कंपोज्ड ऑफ सेल्स. जो वायरसेस हैं हमने पहले भी चैप्टर्स में पढ़ा था कि वायरस और प्रियॉन्स, विरोइड्स वगैरह इस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको अभी तक यही नहीं डिफरेंशिएट किया जा सका कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है. तो उन्होंने बताया, उन्होंने यहाँ पे कहा दिया है कि जो वो सेल्स से ही नहीं बने हुए. रादर दे आर सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स. जो वो सब सेलुलर भी हैं और ए सेलुलर भी हैं. दे डू नॉट रन एनी मेटाबॉलिज्म इनसाइड देम. तो उनके अंदर कोई जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो रही. दे शो सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो उनके पास कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर हैं जैसा कि दे कैन इंक्रीज इन नंबर एंड कैन ट्रांसमिट देयर कैरेक्टर्स टू द नेक्स्ट जनरेशन. ये कि वो जो है वो अपनी नस्ल को बढ़ा सकते हैं और अपने कैरेक्टर्स को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कर सकते हैं. वी नो दैट सच ए सेलुलर पार्टिकल्स आर नॉट क्लासिफाइड इन 5 किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन. तो इस तरह के जो पार्टिकल्स थे वो मतलब कि वायरसेस को किसी भी किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया गया था. उसके बाद आता है कि हमारे पास सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन. सेल के कोई स्ट्रक्चर्स और उनके फंक्शन. वी आर वेल फेमिलियर विद द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स. मतलब कि यूकैरियोटिक सेल्स की बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है वो हमें पता है. हियर वी विल गेट सम डिटेल्स लर्निंग अबाउट द सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. सेल इज मेड बाय द असेंबलीज ऑफ ऑर्गेनेल्स. सेल जो है वो ऑर्गेनेल्स के इकट्ठे होने से बनता है. देयर आर सम स्ट्रक्चर्स इन द सेल दैट आर नॉट ऑर्गेनेल्स बट आर स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल. मतलब कुछ इस तरह के हैं जो स्ट्रक्चर्स सेल में जो कि ऑर्गेनेल्स तो नहीं है
लेकिन वो स्टिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेल के लिए। फॉर एग्जांपल सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है एंड साइटोस्केलेटन है। ये हमारे पास ऑर्गेनेल्स तो नहीं है, लेकिन ये हम सेल की सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जो है वो सबसे पहला जो आउटर साइड पे कंपोनेंट हमारे पास आता है सेल में, वो है सेल वॉल। We know that not all living organisms have cell wall around their cells. हमें पता है कि तमाम organisms के सेल के इर्द गिर्द जो है वो सेल वॉल नहीं होती। For example, animals and many animal like protists. बहुत से ऐसे जानवर और जानवरों जैसे प्रोटिस्ट, इनकी जो सेल वॉल है और सॉरी जो इनकी आउटर मेम्ब्रेन है उनमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। They do not have the cell wall. Cell wall is a non-living and the strong component of the cell. ये जो है वो नॉन लिविंग है और ये स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है सेल का, लोकेटेड आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन से बाहर वाली साइड पे होती है। अब ये क्या करती है, इट प्रोवाइड शेप, ये शेप प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और सपोर्ट प्रोवाइड करती है इनर लिविंग मैटर में। इन मतलब सेल के जो अंदर जो प्रोटोप्लाज्म जो है वो इंक्लोज्ड है, उसको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सेल वॉल, और ये नॉन लिविंग है और स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है। सबसे पहले बात आती है प्लांट सेल्स की। प्लांट सेल्स हैव वैरायटी ऑफ केमिकल्स इन देयर सेल वॉल। सेल वॉल जो है प्लांट सेल्स में होती है, बहुत सारी फंजाई में भी होती है, प्रोटिस्ट में, प्रोटिस्टास में भी होती है। लेकिन प्लांट सेल्स की जो सेल वॉल है उसमें बहुत सारे केमिकल्स पाए जाते हैं। द आउटर लेयर ऑफ प्लांट सेल वॉल इज नोन एज प्राइमरी वॉल। अब जो प्लांट सेल वॉल है ना उसकी भी लेयर्स हैं। जो उसकी सबसे बाहर वाली लेयर है उसको हम कहते हैं प्राइमरी वॉल एंड सेल्यूलोज इज द मोस्ट कॉमन केमिकल इन इट। प्राइमरी वॉल में सबसे कॉमन केमिकल कौन सा होता है, दैट इज सेल्यूलोज। Some plants, for example, xylem cells also have secondary wall for the inner side of primary wall. जो बहुत से ऐसे प्लांट सेल्स हैं जैसे कि जाइलम सेल्स है, जाइलम के सेल्स हैं, उनमें सेकेंडरी वॉल भी होती है जो कि प्राइमरी वॉल के इनसाइड होती है। इट इज मच थिकर एंड कंटेन द लिग्निन एंड सम अदर केमिकल्स। ये जो है थोड़ी मोटी होती है, इसमें लिग्निन होती है और कुछ अदर केमिकल्स भी इसमें होते हैं। There are pores in the walls of the adjacent cells through which their cytoplasm is connected. These pores are called plasmodesmata. अब इनकी जो ये वॉल्स हैं इनके दरमियान छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। वो क्या करते हैं, वो इसके जो साइटोप्लाज्म है उनको आपस में कनेक्ट करते हैं किस चीज़ के लिए, ताकि वो जो फूड है वो इजीली ट्रांसफर हो सके एक जगह से दूसरी जगह, और जो है वो उनका वेस्ट मटेरियल जो है वो रेगुलेट हो सके। इसके बाद आता है हमारे पास फंजाई। फंजाई एंड मेनी प्रोटिस्ट हैव सेल वॉल आल्सो दे डू नॉट कंटेन सेल्यूलोज। अब फंजाई और बहुत से प्रोटिस्ट्स के पास भी सेल वॉल होती है, लेकिन उनके सेल वॉल में सेल्यूलोज नहीं होती जैसा कि सेल्यूलोज होती है प्लांट्स के सेल में। देयर सेल वॉल्स आर मेड ऑफ वैरायटी ऑफ केमिकल्स। उनके जो सेल वॉल्स है वो वैरायटी ऑफ केमिकल बहुत सारे केमिकल से बनी होती है। फॉर एग्जांपल काइटन जो है वो प्रेजेंट होता है सेल वॉल फंजाई की सेल वॉल में। प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन दैट इज कम्प्लेक्स ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड शुगर। मतलब प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकन क्या है कि अमाइनो एसिड्स और शुगर का एक कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद हमारे पास अगला जो स्ट्रक्चर आता है वो हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन। All prokaryotic and eukaryotic cells have thin and elastic cell membrane covering the cytoplasm. अब जो चीज साइटोप्लाज्म को इनक्लोज करके रखती है ना वो हमारे पास है जी ये वाली चीज, ये जो क्या कहते हैं, ये जो बाहर वाली वॉल है इसको हम कहते हैं सेल वॉल, और जो ये अंदर वाली वॉल है जो ये वाली चल रही है इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन क्या है, वो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक तमाम सेल्स में पाई जाती है। ये सेमी परमेएबल बैरियर है, मतलब कि सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को गुजरने देती है और बहुत से मॉलिक्यूल्स को गुजरने नहीं देती, allowing a very few molecules across it while fencing the majority of chemicals inside cell। मतलब कि ये बहुत से कम मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से गुजरने देती है और बहुत सारे केमिकल्स को सेल के अंदर रोक के रखती है। इन दिस वे सेल मेम्ब्रेन मेंटेन द इंटरनल कंपोजिशन ऑफ द सेल। तो ये जो है वो सेल की इंटरनल कंपोजिशन को भी मेंटेन करती है। ये वाली जो सेल है, ये वाली जो वॉल है इसको हम कहते हैं सेल वॉल, और जो ये अंदर वाली साइड पे चल रही है वॉल इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये हमारे पास स्ट्रक्चर था प्लांट सेल का, ठीक है, जिसमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों होती हैं। और ये हमारे पास स्ट्रक्चर है एनिमल सेल का जिसमें जस्ट सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती। उसके बाद है इन एडिशन टू दिस वाइटल रोल सेल मेम्ब्रेन कैन आल्सो सेंस द केमिकल मैसेजेस एंड कैन आइडेंटिफाई अदर सेल्स। सेल
मतलब एक तो ये फंक्शन है कि वो मॉलिक्यूल्स को इनसाइड और आउटसाइड जाने देती है, रेगुलेट करती है। इसका एक और फंक्शन भी है, वो ये कि वो केमिकल मैसेजेस को और जो है वो अदर सेल्स को भी डिटेक्ट कर लेती है। केमिकल एनालिसिस रिवील्स दैट द सेल मेम्ब्रेन मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स विद स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मतलब कि केमिकल एनालिसिस किया गया जब सेल मेम्ब्रेन का, तो पता चला कि ये प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी हुई है। Electron microscope examination of the cell membranes have led to the development of blood mosaic model of the cell membrane। मतलब कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की एग्जामिनेशन से जब हमने देखा तो एक जो सेल मेम्ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए ना एक मॉडल पेश किया गया जिसे हम कहते हैं ब्लड मोज़ेक मॉडल। According to this model, there is a lipid bilayer which is within in which protein molecules are embedded। मतलब कि एक लिपिड बाइलेयर है, ये जो है एक लिपिड की लेयर है जिसमें प्रोटीन्स जो है वो embedded हैं, मतलब कि धंसी हुई हैं। The lipid bilayer gives fluidity and elasticity to membrane। जो लिपिड्स के ये मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या फ्लूइडिटी देते हैं और elasticity लचक पैदा करते हैं मेम्ब्रेन में। Small amounts of carbohydrates are also found in the cell membrane। These are joined with protein and or lipids to form the membrane। मतलब कि ये जो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन हैं, ये सारे जो है ये आपस में इम्बेडेड है, एक सैंडविच बाइलेयर के तौर पे ये बनी हुई है। तो ये है हमारे पास एक मॉडल जिसको हम कहते हैं ब्लड मोज़ेक मॉडल। ये सेल मेम्ब्रेन का एक मॉडल है। इन यूकैरियोटिक सेल कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो प्रेजेंट इन द लिपिड बाइलेयर। यूकैरियोटिक सेल में जो है वो एक कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है लिपिड बाइलेयर में। यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ ये इनसाइड जो है वो कोलेस्ट्रॉल्स बनाए हुए हैं। तो इन यूकैरियोटिक सेल मैनी ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी एपरेटस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर आल्सो बाउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन। मतलब कि बहुत सारी ऑर्गेनेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी एपरेटस के जो है इनके इर्द गिर्द भी जो है वो सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। उसके बाद आता है जी साइटोप्लाज्म। Cytoplasm is a semi-viscous and semi-transparent substance between plasma membrane and nuclear envelope। साइटोप्लाज्म जो है वो एक semi-viscous है, semi-transparent सा मटेरियल है जो कि पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एंड न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर भी होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान। मतलब प्लाज्मा, यह मैं आपको दोबारा से वो पिक्चर दिखाती हूँ। ये हमारे पास है न्यूक्लियर इन्वेलप जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द है, और ये है हमारे पास प्लाज्मा में। इनके दरमियान ये जो सारा मटेरियल, ये वाला जो फ्लूइड है, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, अब है हमारे पास, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इट कंटेन वाटर इन विच मैनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। उनमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो प्रोटीन्स भी हो सकती हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स भी हो सकते हैं एंड इनऑर्गेनिक साल्ट्स आर कम्प्लीटली और पार्शली डिसॉल्व। इस वाटर, ये जो है पानी है जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक साल्ट्स हैं, यह कम्प्लीटली और पार्शली तौर पर डिसॉल्व हैं। उसके बाद साइटोप्लाज्म प्रोवाइड स्पेस फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्म जो है वो ऑर्गेनेल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एक स्पेस प्रोवाइड करता है एंड आल्सो एक्ट एज अ साइट फॉर द वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, और ये एक ना जगह है जहाँ पे सेल के जो एसेंशियल रिएक्शंस हैं वो टेक प्लेस होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिसिस होती है जिसमें जो है वो ब्रेक डाउन होती है शुगर की ड्यूरिंग सेल रेस्पिरेशन, जो है वो भी साइटोप्लाज्म में ही होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है जी साइटोस्केलेटन। Cytoskeleton is a network of microfilaments and microtubules। Microtubules and microfilaments का एक नेटवर्क है। Microtubules are made of tubulin protein। Microtubules जो है वो tubulin protein से बनी हुई है and are used to by cells to hold their shape। मतलब कि जैसे बॉडी में हमारा जो एक इंसानी जिस्म का स्केलेटन है जो कि हड्डियों से बना हुआ है, जो कि हमारी शेप को मेंटेन करता है, हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इस तरह सेल के अंदर भी एक नेटवर्क है जिसे माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं और ट्यूबुलर प्रोटीन से बना होता है। इसका भी फंक्शन है कि वो सेल की जो शेप है उसको बरकरार रखता है। दे आर आल्सो द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। ये जो है वो सीलिया और फ्लैजिला में पाए जाते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स आर थिनर and made of the actin protein। they have the cell to change their shape। और जो फिलामेंट्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स हैं, ये एक्टिन प्रोटीन से बनी हुई हैं और ये क्या करती हैं, ये जो सेल है उसको अपनी शेप को चेंज करने में हेल्प देती हैं। उसके बाद आता है कि हमारे पास सेल की ऑर्गेनेल्स। वो हमारे पास है सेल के स्ट्रक्चर्स। ये हमारे पास है सेल ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स आर द स्मॉल स्ट्रक्चर्स विद इन द सेल दैट परफॉर्म डेडिकेटेड फंक्शन।
मतलब ऑर्गेनाइज जो है वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं सेल के अंदर जो कि एक बहुत स्पेसिफिक परफॉर्म करते हैं वर्क। देयर आर अबाउट डोजन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज कॉमनली फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल्स। कोई दर्जनों किस्म की जो है वो ऑर्गेनाइज हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती हैं। हम बेसिक जो है वो उनको डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज न्यूक्लियस and the most important part of the cell. The prominent nucleus occurs in eukaryotic cells। मतलब कि वाज़ह तौर पर जो न्यूक्लियस हमें दिखने को मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में बेसिक डिफरेंस ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो है वो प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, बल्कि उनमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है कुछ सेल्स में। और यूकैरियोटिक सेल्स में जो है वह एक वाज़ह प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। In animal cells, it is present in the center, while in mature plant cells, due to the formation of large central vacuole, it is pushed to a side। एनिमल सेल्स में जो है ये सेंटर में पाया जाता है और प्लांट सेल में जो है वो लार्ज वैक्यूल की वजह से ये एक साइड पे पुश कर दिया जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे यहाँ पे देखेंगे एनिमल सेल है, इसके ये सेंटर में पाया जाता है न्यूक्लियस, जबकि प्लांट सेल में ये सेंटर में वैक्यूल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए जो है इसका न्यूक्लियस जो है वो एक साइड पे शिफ्ट कर दिया जाता है। अब वैक्यूल बड़ा क्यों होता है प्लांट सेल्स में, इसकी डिटेल्स मैं आपको फर्दर जो है वो जब टॉपिक आता है तो फिर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, अब हमारे पास है it is pushed to a side। nucleus is bounded by double membrane known as nuclear envelope। जो न्यूक्लियस है ये भी डबल मेम्ब्रेनस होता है, इसकी जो मेम्ब्रेन है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप contain many small pores that enable it to act as a semi permeable membrane। सेल मेम्ब्रेन की तरह न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है वो भी सेमी परमेएबल होती है, मतलब कि सिलेक्टिव कंपोनेंट्स को अंदर बाहर आने देती है। उसके बाद है इनसाइड द न्यूक्लियर इन्वेलप अ ग्रेन्युलर फ्लड। मतलब कि ग्रेन्यूल्स लाइक एक फ्लड है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, वो प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप के इनसाइड हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन वन और टू न्यूक्लियोलाई। मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो है वो वन और टू न्यूक्लियोलाई होते हैं और उसके बाद हमारे पास उसमें होते हैं क्रोमोसोम्स। अब न्यूक्लियोलस क्या है, वो डार्क स्पॉट है एंड इट इज अ साइट वेयर राइबोसोमल आरएनए आर फॉर्म्ड एंड असेंबल्ड एज राइबोसोम्स। मतलब कि ये जो है ना हमारे पास ये प्रॉपर एक न्यूक्लियस है। ठीक है, ये हमारे पास न्यूक्लियस की इन्वेलप है, ये हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म है। ये जो एक सेंट्रल पोर्शन जो कि डार्क है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस पे क्या होता है, न्यूक्लियोलस पे जो है वो राइबोसोमल आरएनए जो है वो बनते हैं और वो असेंबल होकर राइबोसोम्स बनाते हैं। क्रोमोसोम्स आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, while during the interphase of the cell they are in the form of thread like structure known as chromatin। मतलब कि जो क्रोमोसोम्स है ना वो सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पे जो है वो असेंबल होते हैं और वो विजिबल होते हैं, लेकिन जब सेल डिवीजन नहीं हो एंड दे आर इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड, और वो एक थ्रेड लाइक धागा नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं क्रोमाटिन। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन। अब जो क्रोमोसोम्स हैं ये हमारे पास डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए और प्रोटीन से बने हुए होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट कंटेन द प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। वही बात जो मैंने आपको पहले बोली कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो है वो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। देयर क्रोमोसोम्स इज मेड ऑफ डीएनए ओनली। उनके जो क्रोमोसोम्स है वो सिर्फ डीएनए में उससे बने होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक के क्रोमोसोम्स डीएनए के साथ साथ प्रोटीन के भी बने होते हैं और वो जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही सबमर्ज्ड होते हैं, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर ही पड़े हुए होते हैं। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का, जिसमें ये इन आउटर जो लेयर है इसको हम न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियर पोर्स है जो कि इसको सेमी परमेएबल बनाते हैं। ये न्यूक्लियोप्लाज्म है और ये हमारे पास जो है वो क्रोमोसोम्स है जो कि सेल डिवीजन के दौरान ही अपीयर होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है जी राइबोसोम। राइबोसोम्स क्या है, राइबोसोम्स आर द टीनी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स दैट आर ईदर फ्लोटिंग फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म और आर बाउंडेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स जो है वो छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली भी जो है फ्लोट कर रहे होते हैं या वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी जुड़े हुए होते हैं। ईच राइबोसोम इज मेड अप ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए। जो राइबोसोम्स है ये इक्वल अमाउंट प्रोटीन की जो प्रोटीन की अमाउंट है वो इक्वल भी हो सकती है और वो राइबोसोमल आरएनए से बने हुए होते हैं। राइबोसोम्स आर नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन एंड सो आर आल्सो फाउंड इन द प्रोकैरियोट्स। राइबोसोम्स जो है वो मेम्ब्रेन के साथ बाउंडेड नहीं होते और ये जो है वो प्रोकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर स्लाइटली लार्जर देन प्रोकैरियोटिक वंस। जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से
थोड़े से बड़े होते हैं। राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब कि पूरे सेल में जहाँ पे प्रोटीन बननी होती है वो एक साइट वो है राइबोसोम्स। उसके बाद है प्रोटीन सिंथेसिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू सेल, मतलब सेल का जो बेसिक और एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि वो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। एंड सो लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड इन थ्रू आउट द सेल, यही वजह है कि जो सेल में जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में राइबोसोम्स पाए जाते हैं क्योंकि वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। जब राइबोसोम्स इज नॉट वर्किंग इट डिसअसेंबल्स इनटू स्मॉलर यूनिट, जब राइबोसोम्स जो है वो वर्क नहीं कर रहा होता तो वो दो अपने स्मॉलर यूनिट्स में टूट जाता है। ठीक है, उसको हम जो है वो एक बड़ा हमारे पास जो लार्जर सब यूनिट होता है और हमारे पास एक छोटा स्मॉलर सब यूनिट होता है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर था राइबोसोम्स का। उसके बाद अगली ऑर्गेनेली हमारे पास आती है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर द डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर फाउंड ओनली इन द यूकैरियोट। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो कि सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में पाया जाता है। दीज आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन की, एरोबिक रिस्पायरेशन जो है उसकी मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रिस्पायरेशन होती है उसकी उस प्रोसेस की एक साइट है। एंड आर द मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर, तो ये जो सेल का जो है वो पावर हाउस है, मतलब एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर है। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज स्मूथ बट द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म मैनी इनफोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टी, मतलब कि जो इसकी जो ये आउटर लेयर है ये हमारे पास स्मूथ है, लेकिन जो ये इनर लेयर है ये बहुत सारी इनफोल्डिंग्स बनाती है जिसको हम कहते हैं क्रिस्टी। इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, मतलब कि ये इनर में आउटर मेम्ब्रेन से इनसाइड जो ये मेम्ब्रेन है ये बहुत सारी फोल्डिंग्स बनाती है जिसको हम कहते हैं क्रिस्टी। उसके बाद है जी दिस सर्व्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। इससे क्या होता है, ये इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है विच मेम्ब्रेन बाउंडेड रिएक्शन टेक प्लेस, जहाँ पे जो है वो मेम्ब्रेन बहुत से रिएक्शंस होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अपने अलग से डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। The ribosomes of mitochondria are more similar to bacterial ribosomes than the eukaryotic ribosomes. जो mitochondria के जो ribosomes हैं वो बैक्टीरिया के राइबोसोम से ज्यादा मैच हो रहे होते हैं एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। ठीक है, ये कुछ ऑर्गेनेल्स थी, अभी कुछ और ऑर्गेनेल्स भी हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। इन सब ऑर्गेनेल्स के बारे में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको समझ ना आया हो so you can ask in the comment section and stay tuned for the next video. Allah Hafiz.